आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आ जाओ सारे के सारे स्टूडेंट्स फटाफट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैम बढ़िया, बताइए। आ जाओ आ जाओ। एनटी अभ्यास ऐप है बेटा, ओपन क्यों नहीं हो रही? उसमें आप अपना यूजीसी नेट वगैरह सिलेक्ट करो, सब ऑप्शंस आ जाएंगे। देखो लैंग्वेज का तो मुझे पता नहीं उसके अंदर हिंदी इंग्लिश कौन सी है, क्योंकि वो उनकी ऑफिशियल ऐप है ना बेटा, तो ऑफिशियल में वो अपने हिसाब से उन्होंने सब कर रखा है, तो आप उसको चेक करके तो लॉगिन वगैरह तो करना पड़ेगा ना एक बार। तो लॉगिन किए बगैर कैसे आप एक्सेस कर सकते हो? नहीं, उसमें यूजीसी नेट भी ऑप्शन आती है। हाँ, लेक्चररशिप आता होगा शायद। लेक्चररशिप सर्च करके देखो, लेक्चररशिप से मिल जाएगा आई थिंक। हाँ, तो लेक्चररशिप लिखा होगा ना, नेट लिखा होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा। चलिए, तो 2 आरसी और प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये बताइए, कल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा बस 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम 2-3 DIRC की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको कल भी बताया था कि उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को पता है कि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आरसी को, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने डेली शेड्यूल में ऐड कर लो। समझ रहे हो? मतलब हर रोज एक आरसी की प्रैक्टिस जरूरी है। वो चाहे एनटी अभ्यास से करो, चाहे अनअकैडमी ऐप पे करो, जैसे मर्जी करो, वो आपकी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिस कहां से कर रहे हो। एक आरसी अभी से बनाना शुरू करना है। डेली आरसी को अपने शेड्यूल में ऐड करो, बट सॉल्व ऑफलाइन नहीं करना, ठीक है? बुक से नहीं करना है, इसको हमें ऑनलाइन करना है, मतलब समझ रहे हो ना, स्क्रीन से करना है। चाहे फिर वो आप लैपटॉप पे करो, चाहे आप मोबाइल पे करो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हो, बट इसको करना स्क्रीन पे ही है। यू हैव टू सॉल्व इट ऑन द स्क्रीन ओनली।
स्क्रीन से ही इसको आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले बात समझ आ गई? हाँ, तो अभी से ऐड देखो। अब काफी बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर अभी टाइम ज्यादा लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले पहले आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, पहले पहले आपको अंडरस्टैंड में भी प्रॉब्लम आएगी, पहले पहले आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होंगे, बट अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर कभी सही नहीं होंगे। अब आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके देखो। जब आपने ड्राइविंग सीखी थी, जब आपने ड्राइविंग सीखी थी तो पहले दिन ही थोड़ी एक्सपर्ट हो गए थे। पहले आप ध्यान से देखते थे कहाँ पे गियर है, कहाँ पे क्लच है, कहाँ पे ब्रेक है, बहुत ध्यान ध्यान से आप एक एक चीज को देख के चलते थे। मगर अगर आपने उस टाइम पे छोड़ दिया होता कि नहीं यार मुझसे हो नहीं रहा, तो क्या आज आप ड्राइव कर पाते? कुछ भी सीखा, स्कूटी, एक्टिवा, गाड़ी, जो मर्जी सीखा आपने, तो क्या आप सीख पाते? नहीं। बट आज आप बड़े आराम से चला पाते हो। वही चीज आरसी और डीआई के साथ होती है। स्टार्टिंग में वो जो थोड़ी दिक्कत आती है, जो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, उस दिक्कत को हमें ऑब्स्टेकल नहीं बनने देना। समझ रहे हो ना? क्योंकि वही, जब भी आपको लगे ना गिव अप करना है, तो बस वही अपनी ड्राइविंग वाली एग्जांपल को याद रख लेना कि सर ने ड्राइविंग वाली एग्जांपल दी थी। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप सीख नहीं पाओगे। अब इस चीज में मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि ये पेपर से 2 दिन पहले करने वाली चीज नहीं है। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट आरसी। समझ रहे हो ना? ये ऐसा नहीं है कि पेपर से 2 दिन पहले सर पढ़ेंगे और पेपर में बन जाएगा, नहीं। इसी वजह से पेपर से पहले 150-200 आरसी हमने लगा लेने हैं। जब आपको अच्छे से समझ आया, फिर एक दिन के अंदर 2-2 आरसी करना शुरू कर दीजिएगा, 3-3 करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि आरसी आपको पेपर में 10% का रोल प्ले कर रहा है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इट इज नॉट एन इजी टास्क, कोई छोटी सी बात नहीं है। 10% नंबर बहुत होते हैं। तो इस वजह से प्लीज, अभी चाहे आपको गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक सही हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सही नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, एक आरसी बनाने में 15 मिनट लग रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। पहले पहले टाइम लगेगा, 5-7 दिन तक लगातार बनाते रहो। 2 आरसी बनाओ, 3 आरसी बनाओ डेली बेसिस पे। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, जब आपको लगे कि हाँ यार अब मैं 7-8 मिनट में बना रहा हूं, तो और प्रैक्टिस करो। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आपके लिए क्वेश्चंस को बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है जी? तो कल हमने 1 आरसी किया था, 2 आरसी और करेंगे। उसके बाद आप खुद से जितने मर्जी आरसी बनाइए, वो आपकी इच्छा है, जितने मर्जी क्वेश्चंस। यार तुम लोग ना, मैं कल भी बताया, टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है। देखो जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उसमें चले जाओगे ना, तो वहां पर आपके पास ऐसे ऑप्शन होते हैं। एक होता है अपकमिंग वाला, एक कंप्लीटेड, एक रनिंग, कुछ ऐसा ऑन गोइंग। तो आप जैसे कंप्लीटेड सिलेक्ट कर लिया, तो 2019 तक की भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब वो पूरा 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन का पेपर होगा। तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपने सारा सॉल्व करना है। आप उसको ओपन करो और फटाफट आगे आगे करते जाओ। जहां पर आरसी आ गया, वहां पर उसको सॉल्व कर लो। समझ रहे हो ना? मैं ये आरसी के लिए अलग से टेस्ट सीरीज थोड़ी है कोई, मेन टेस्ट में जाके ही आरसी की प्रैक्टिस करनी है। उसी तरीके से ये टेस्ट सीरीज में जाओ, अपकमिंग में तो नहीं होगा, कंप्लीटेड और ऑनगोइंग वालों में आपको भर भर के मिल जाएंगे। आरसी बहुत आरसी है, मतलब समझ रहे हो ना? 2 महीने तो आरसी आपके खत्म नहीं होंगे अन अकेडमी पे। अगर आप डेली 2 आरसी भी लगाओगे ना, तो भी 2 महीने तक तो अन अकेडमी के ही खत्म नहीं होंगे। ठीक है जी? चलिए अब शुरू करते हैं आगे। 2 आरसी की और प्रैक्टिस। अरे बेटा आरसी बता तो दे यार, तुम लोगों को अभी तक ऐप चलानी ही नहीं आई। मैं तो हैरान हूं इस चीज को लेके।
तुम लोग करते क्या हो यार, मेरे को कभी कभी हैरानी होती है कि तुम लोग टेक सेवी हो इतना आजकल, मतलब टेक्नोलॉजी का तुम इस्तेमाल नहीं करते हो यार। एक दिन बैठ के ना आधा घंटा ऐप को चलाना सीखो, बता रहा हूं, पंगे लो उसको, देखो कहां पर क्या है कहां पर क्या है। मतलब तुम लोग अभी तक यही नहीं समझ पा रहे हो कि ऐप के अंदर क्या करना है, कैसे करना है। और ये चीज तुम अगर 2 महीने के बाद पूछोगे तो अच्छी बात नहीं है। अभी ये ऐप चलानी भी सिखाऊं तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या रह जाएगा, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा यार अपने एंड से एफर्ट करो इतना, क्योंकि तुम चीजों को बहुत लाइटली से ले रहे हो। बहुत सिंपल सी ऐप है, 4 तो ऑप्शन है। सेल्फ स्टडी में जाओ, सब कुछ आपके काम की सारी चीजें सेल्फ स्टडी में है। सेल्फ स्टडी वाले फोल्डर में चले जाओ, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, बात खत्म। एक्सप्लोर करो थोड़ा। चलो चलो, ये आरसी बनाना है इंग्लिश मीडियम वाले, 1 मिनट में ओवरव्यू लो, बस बात खत्म। 2 आरसी की प्रैक्टिस और करनी है। चलो, तो होमवर्क में दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे भी बना लेते हैं ना। दूसरी बार कर लोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी भाई। ओके चलो, पढ़ लिया इंग्लिश वालों ने, हिंदी वाले भी पढ़ लो। पढ़ लिया हिंदी वालों ने भी। चलिए, देखो मैंने आपको कल एक चीज सिखाई थी, उसी चीज पे मैं दोबारा आ रहा हूं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। आप ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि अभी आपके पास 80 दिन है, 80 डेज है, ठीक है। 10 मार्च हो चुकी है आज। हम यही मान के चल रहे हैं कि 1 जून तक हम मतलब अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ठीक है जी। अब एग्जाम 1 जून को तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा, 10 15 20 तक होगा, अगर जून के अकॉर्डिंग वो चलता है ना। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 80 दिन है। तो आप लोग ना एक चीज है प्लीज, इस चीज में थोड़ा मेहनत मेहनत भी ज्यादा नहीं लगेगी, बट इससे आपको फायदा बहुत होगा। वो मैं आपको बताता हूं क्या फायदा होगा। आप लोग ना अपने एग्जाम में जो चीजें करनी है ना, उन सारी चीजों को अभी से प्रैक्टिस करो। मतलब आपको पता है कि आपने आरसी की आरसी को पेपर में जाके इसी अप्रोच से सॉल्व करना है। तो जितने भी आरसी की आप प्रैक्टिस करोगे वो इसी अप्रोच से करोगे, क्योंकि ये आपकी जब हैबिट बन जाएगी तो पेपर में भी आके आप उस चीज को हैबिचुअल हो जाओगे और वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी होगी, स्कूल टाइम पे अक्सर हमारे साथ होता था कि हम पूरे साल मैथ का एक सपोज करो एक्स फॉर्मूला है, हम एक्स फॉर्मूला लगाते थे, पूरे साल सीखते रहते थे, और फाइनल में जाके हम कोई दूसरा फॉर्मूला लगाने लग जाते थे और वो हमारा आंसर गलत हो जाता था। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हो जाता था कि हम प्रैक्टिस किसी और चीज की करके जाते थे, बट जब उस चीज को अप्लाई करने का टाइम आता था तब कुछ और कर देते थे। तो अगर स्कूल टाइम पे आपको इस चीज का नुकसान हुआ है तो यहां पर भी होगा। अब अगर यहां पर मैं अप्रोच ये मान के चल रहा हूं कि पहले मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा और फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो मैंने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरीके से करी और जब पेपर आया तो पहले मैंने क्वेश्चन पढ़े, पैराग्राफ पढ़ लिया, मतलब ऑपोजिट कर दिया। तो ये वाली गलती नहीं करनी है। मैं इसी वजह से आपको बोलता हूं कि अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लीजिए, हैबिचुअल बना लीजिए कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो जाए मैं उसी चीज पे स्टिक रहूंगा जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान सीखी है। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस में कुछ और सीखा है और फाइनल में जाके कुछ और करने लग गए, राइट। तो इस तरीके की गलती है वो नहीं करनी। इसी वजह से मैं आपको जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो भी मैं उसी तरीके से करवा रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया है और जो आपने फाइनल में अप्लाई करना है, राइट। तो ये हो गया। क्या हेडिंग है, क्या क्या सब हेडिंग आपको नजर आया? पीडीएफ, एक सेकेंड। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसमें मीडिया की बात हो रही है, इसमें डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इसमें जर्नलिज्म की बात हो रही है, मतलब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना था, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ जर्नलिस्ट अर्लियर। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, अब क्वेश्चन के कीवर्ड निकालने हैं कि जो जर्नलिस्ट थे पहले उनका बेसिक काम क्या होता, ऑपरेशंस ऑफ जर्नलिस्ट अर्लियर। ये आप लोगों का एक हेडिंग हो गया, ऑपरेशंस ऑफ जर्नलिस्ट अर्लियर। मैं यहीं पे लिख लेता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशंस ऑफ जर्नलिस्ट इन अर्लियर टाइम पे, अर्लियर टाइम पे क्या होता था। और उसके बाद मैं एक बार ऑप्शंस को पढ़ूंगा भी। फ्रीडम ऑफ लिमिटेड चॉइस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर और गवर्नमेंटल कंट्रोल। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा नहीं, बस इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लिया ताकि अगर जब मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया रहे। अब उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम स्कॉलर कंसीडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ऑफ मीडिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, एसआर एस्पेक्ट ऑफ मीडिया क्या है, नेगेटिव फ्रीडम, प्लूरलिज्म, डेमोक्रेटाइजेशन और अथॉरिटेरिज्म। दूसरा क्या हो गया, सोशल मीडिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ मीडिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ऑफ मीडिया। ठीक है जी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरीके की है जो हमारे मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनकी। अब तीसरा क्वेश्चन, पॉजिटिव फ्रीडम मींस, जो पॉजिटिव फ्रीडम है उसका मतलब क्या है, ग्राउंडेड फैक्ट्स या ग्राउंडेड थॉट्स, परसुइंग सर्टेन सेट गोल्स, फ्रीडम विद कंडीशंस और प्रोवाइडिंग आइडेंटिफाइड मींस। तो मेरे को क्या पूछा है, पॉजिटिव फ्रीडम का आंसर पूछा है। किसका आंसर पूछा है, पॉजिटिव फ्रीडम का आंसर पूछा है। किसका आंसर पूछा है, पॉजिटिव फ्रीडम का आंसर पूछा है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, द पैसेज क्रिटिकली एनालिसिस। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन गलत हो जाता है इसका, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसका गलत होने का रीजन क्या होता है कि कई बार आपकी और ऑथर की थिंकिंग है वो मैच नहीं हो पाती। ऑथर कुछ और कहना चाहता है, ऑथर कुछ और समझाना चाहता है और आप उसको थोड़ा सा और अलग तरीके से क्या करते हो, समझते हो। तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन है वो आपका गलत हो सकता है, बट बाकी में कोई दिक्कत नहीं आती। तो एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ पैसेज
एनालिसिस ऑफ पैसेज क्या होगा, और देन आता है लास्ट पे 10वें पे जॉन मैरिल। मैंने आपको बताया था, देखो इस बंदे का जब नाम आ गया ना तो ये आपका बोनस मार्क्स हो गया। जॉन मैरिल इंप्रूवमेंट इन मीडिया, ये बोनस होगा आपका। क्या नाम था? जॉन मैरिल। मतलब ये तो किसी भी तरीके से आपका गलत नहीं होना चाहिए। जॉन मैरिल इंप्रूवमेंट इन मीडिया, राइट। तो अब ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे जर्नलिस्ट के पहले ऑपरेशंस क्या थे, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की वो क्या है, पॉजिटिव फ्रीडम क्या है, पैसेज है वो क्या आपको बताना चाहता है, और देन जॉन मैरिल है उसने मीडिया की इंप्रूवमेंट के लिए क्या बोला। देखो यार ये बात वहीं पे आ जाती है। एक तो ना मैं आपको एक बात बताता हूं, पॉइंट बता क्या है, पॉइंट बता क्या है। ये थिंकिंग लेके ना बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं कि सर ये तो बहुत आसान है, सर ये बहुत आसान है, सर ये बहुत आसान है। ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। अब ऐसा तो है नहीं है कि मैं ये कोई बाहर से लेके आया हूं। तो मुझे भी पता है बेटा आपको क्या पढ़ाना। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप फिर क्लास में क्यों हो? थोड़ा सा अपने टीचर पे भरोसा रखो ना। अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, कोई मैं चीज समझा, है ना। आपकी पहली क्लास है अभी, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और आप डायरेक्ट, एक्चुअली मैं इसका रीजन भी आपको बताता हूं। अब एक बात समझने की कोशिश करो, आसान और डिफिकल्ट की एग्जांपल क्या है, डेफिनेशन क्या है। जो चीज आती है वो आसान है, जो नहीं आती वो डिफिकल्ट है। जो फर्स्ट क्लास में बच्चा है ना उसके लिए 2 का टेबल भी डिफिकल्ट है। यस और नो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो सेकंड क्लास में बच्चा है उसको 2 का टेबल भी डिफिकल्ट लगता है, और आपके लिए वो बहुत आसान है। समझ रहे हो ना। तो जब कोई चीज हमें आती है वो इजी हो जाती है, जब कोई चीज नहीं आती है तो वो डिफिकल्ट होती है। ठीक है। अब पेपर में कैसा आरसी आएगा वो मुझे नहीं मालूम, मैंने आपको आरसी की प्रैक्टिस करवानी है। आरसी जो बच्चा जितने ज्यादा बना लेगा उसको उतना फायदा हो जाएगा। अब पेपर में, ये भी पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो मुझे भी मालूम है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। टेंशन मत लो। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं। चलिए अब पैराग्राफ पे आते हैं। आराम से पढ़ना है। Perhaps what bothered the media in 1970 was the shift of liberty being suggested. For centuries, journalists had operated on the basis of liberty or freedom from external restrictions. यहां पर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, बट फिर भी मैं इसको आगे एक दो लाइनें आगे पढ़ूंगा फिर भी। Suddenly, however, the thrust was positive freedom, a freedom from pursuit of some predetermined goals. यहां पर मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक पॉजिटिव मीडिया के बारे में मिल गया और एक जो मुझे जर्नलिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में पता चल गया। बट फिर भी मैं आगे थोड़ा पढ़ लेता हूं कि हो सकता है कई बार चीजें इंटरलिंक होती हैं। द न्यू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीक्स ग्राउंड ऑन स्कूल ऑफ थॉट्स that are free to walk without first making sure they are not crippled, who better than government is also able to provide humanity with appropriate means. तो यहां पर मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर मैं यहां पर देखूं ना तो एक तो जर्नलिस्ट के जो ऑपरेशंस है उसकी बात हो गई और एक पॉजिटिव फ्रीडम की बात हो रही है। अब मैं इस पे आऊंगा और इसके अकॉर्डिंग देखूंगा कि क्या था। What was the basis of the operations of journalists? Freedom from limited choice, social responsibility, government control या freedom from outside pressure? ये मुझे पहली दूसरी लाइन में ही मिल गया था। क्या था?
फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर की बात हो रही, किसकी बात हो रही थी? फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर लिखा हुआ था। For centuries, journalist has operated on the basis of liberty or freedom from external restraints. यहां पे मुझे इसका आंसर मिल गया, यहां पे मुझे इसका आंसर है वो मिल गया। उसके बाद पॉजिटिव मीडिया, सॉरी पॉजिटिव क्या बोला था, पॉजिटिव फ्रीडम, ये वाला पॉजिटिव फ्रीडम का मीनिंग पूछा गया था। फ्रीडम फॉर परस्यूट ऑफ सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, ये क्या था? फ्रीडम फ्रॉम कंडीशंस, ग्राउंडेड थॉट्स, प्रोवाइडिंग आइडेंटिफाइड, या फ्रीडम फ्रॉम परसुइंग सर्टेन सेट गोल्स। ये आ गया आपका परसुइंग सर्टेन सेट गोल्स, यहां पर आपका ये आंसर आ गया। दूसरा ये भी बन गया आपका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी बड़े आराम से बन गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ ग्राउंड, हु बेटर, ठीक है, ओके। गवर्नमेंट, इवन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, is seen by social responsibility adherent as the only force strong enough to guarantee effective operations of freedom. This does not mollify observers who find social responsibility to be only slightly disguised version of authoritarianism. Media philosopher John Merrill has been one of the most outspoken critics of theory. To him, propositions that pluralism of ideas should be governed mandated is ludicrous. पहले तो जॉन मैरिल वाला, और कहीं पे जॉन मैरिल का नाम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जर्नलिस्ट ही से मस्ट retain their freedom to make their own news and editorial judgments. Even well-intentioned attempts by outside group seeking media improvement are self-serving and inevitable lessons the autonomy of journalists, Merrill maintains. This leads us to the issue of media autonomy. तो जॉन मैरिल वाले क्वेश्चन पे आए और देखें कि वो क्या पूछ रहा था। सीकिंग इंप्रूवमेंट इन मीडिया इज एप्रोप्रिएट, वेल इंटेंशनल, इनएविटेबल या सेल्फ सर्विंग। अगर आप आराम से ध्यान से पढ़ते हो तो वो क्या बोल रहा है, जहां पर इसका आंसर है he must retain the freedom to make their own and editorial judgment, even well intentional attempts by outsider group. Media improvements are self serving, यहां से आप लोगों को मिल जाएगा। और इनएविटेबल लेसन्स द ऑटोनॉमी ऑफ जर्नलिस्ट, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ सर्विंग के बारे में बोल रहा है, सेल्फ सर्विंग के बारे में बोल रहा है। तो इसका आंसर भी हमें पता चल गया कि इट इज अबाउट सेल्फ सर्विंग। कितने क्वेश्चन बन गए हमारे? 3 बन गए। कौन सा रह गया? ये वाला भी हमें नजर आ गया था, है ना, सम स्कॉलर सेकंड वाला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन था ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट। यहां पर स्लाइटली डिस्गाइज्ड वर्जन ऑफ अथॉरिटेरिज्म, यहां पर क्या बोल रहा था कि हाँ भाई, कुछ स्कॉलर्स को लगता है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक तरीके से अथॉरिटेटिव वे में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अथॉरिटेटिव तरीके से चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा इनएविटेबल लिखा हुआ इस, देखो अब ऐसे तो सब कुछ लिखा हुआ रहेगा ना, समझ रहे हो ना। अब उसमें से जो बेस्ट है हमें तो वो देखना है ना, सेल्फ सर्विंग होना चाहिए या इनएविटेबल होना चाहिए। अब एक सेकंड दोबारा पढ़ो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है ना तो थोड़ा उसको दोबारा पढ़ो। Even well-intentional attempts by outsider groups seek media improvement are self-serving and inevitable lessen the autonomy of journalist. तो ये तो आगे की बात हो रही है ना, इनएविटेबल लेसन द ऑटोनॉमी, उससे तो ऑटोनॉमी कम हो रही है ना। तो वो तो यहां पर मीडिया इंप्रूवमेंट और सेल्फ सर्विंग, यहां पर समझ रहे हो ना, ये आगे की बात बोल रहा है
और ये उससे पहले की बात बोल रहा है और हमें पहले वाला पूछा गया, हमें पहले वाला पूछा गया। देखो अब ये चीज ना, अब जैसे जैसे आरसी बनाते जाओगे ना आपको समझ आती जाएगी, फिर आप डायरेक्टली ना वर्ड टू वर्ड नहीं देखोगे। मैंने आपको बताया ना, जहां पर आपको आंसर दिखता है ना, 2 लाइनें उससे पहले और 2 लाइनें उसके बाद की जरूर पढ़िए हमेशा। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे वर्ड मैच हो गया, नो, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड वाला नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो जब भी आरसी आता है ना, तो थोड़ा पीछे जाओ, 2-3 लाइनें पहले वाली भी पढ़ो और थोड़ी 2-3 लाइनें बाद वाली भी पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर होता है जो इंटरप्रेट करके देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटरप्रेट करना पड़ता है, ठीक है। वो तभी कर पाओगे जब आप 4-5 लाइनों को एक साथ पढ़ोगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। जब आप 4-5 क्वेश्चन लाइंस को एक साथ पढ़ोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग से आपका क्वेश्चन है वो बनना शुरू हो जाएगा। छोटे आरसी देखो, अब वो क्लास वाले आरसी नहीं है कि यहाँ पर सर सेल्फ सर्विंग लिखा हुआ है तो यहाँ पर आंसर होगा। जब हम स्कूल में करते थे, ये तरीका सिर्फ तब यूज होगा जब किसी बंदे का नाम आएगा। जैसे मैरिल का नाम यहाँ पे आया, जॉन मैरिल का नाम यहाँ पे आया, तो आप ये मान के चलो कि जो मैरिल वाला क्वेश्चन है उसका आंसर इतने जगह पे है। बस ये एक काम की बात है जो आप कर सकते हो। बाकी सारी क्वेश्चंस के लिए आप ऐसा तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके लिए आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। बट हाँ, ये तरीका आपको एटलीस्ट आंसर कहां पे होगा वो बता देता। आंसर क्या होगा ये मेथड वो नहीं बताता, समझ रहे हो ना। ये मेथड आपको ये बताएगा कि आपको आंसर इतने जगह पे मिलेगा, ये नहीं बताएगा कि कौन सा होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये मत सोचना कि सर ये आंसर भी बता देता है। आंसर तो आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आंसर तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। बट हाँ, ये आपको आइडिया दे देगा कि यार यहाँ पे इसका आंसर है, तो आप उससे 2 लाइनें पहले पढ़ो, 2 लाइनें बाद में पढ़ो और उसको अच्छे से इंटरप्रेट करके आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है जी। हाँ, अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, अब एक क्वेश्चन रह गया था वो ये वाला। अब ये देखो, द पैसेज क्रिटिकली एनालिसिस। अब ये क्वेश्चन आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बट एटलीस्ट जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो जो चीजें बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है उसको तो हम बिल्कुल ही डिलीट कर देते हैं। क्योंकि यहां पर मुझे 2 चीजें बिल्कुल नहीं नजर आ रही, गवर्नमेंट के मैंडेट के बारे में और रेजिमेंट ऑटोनॉमी ऑफ जर्नलिस्ट। मतलब ये मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि आंसर होगा। अब कुछ बच्चे ए लगाएंगे और कुछ 3 लगाएंगे। अब ये देखो, ये आपका भाई किस्मत पे डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाए और दूसरे बंदे की इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाए। बट स्टिल अगर आप 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। 10 में से 8 नंबर लेना, 80% नंबर लेना आरसी में, इट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। कुछ ना आने से तो आना बेहतर है ना। एक क्वेश्चन मान के चलो, एक क्वेश्चन हम हमेशा मान के चलते हैं कि यार अगर थीम पूछ लिया तो वो हमारा गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ दे आस्क अबाउट द थीम, इट में भी पॉसिबल कि वो हमारा गलत हो जाएगा। बट बाकी के जो आरसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो आरसी बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारे किसी भी तरीके से क्या नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। जो आरसी को बेस बना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे किसी भी तरीके से गलत नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये अप्रोच होनी चाहिए। जब आप बार बार इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करते रहोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी, धीरे धीरे आपका जो टाइम है क्वेश्चन बनाने का वो भी कम हो जाएगा। बट छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, हर रोज 1-2 क्वेश्चन बनाने ही है। ये मान के चलो, अपनी हैबिट, एक दिन का टाइम शेड्यूल फिक्स कर दो कि यहां पर मुझे आज 2 आरसी बनाने हैं बस। जब आप इस तरीके से अपने इसको फिक्स कर लोगे तो फिर आपके लिए ये सारी चीजों को बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आरसी और करते हैं, उसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसकी प्रैक्टिस आपने ही करनी है, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। चलो पहले 1 मिनट का ब्रेक ले लो, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर अगला आरसी शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, पहले एक भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक भी ना हो,
हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक भी सही ना हो। बेटा बता दिया लास्ट क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन बता तो दिए। ये सेल्फ सर्विंग तो था, ये बताया तो था। सर अभी से ही दोनों पेपर एक एक सेट सॉल्व करें या फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद? देखो ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अभी से करना चाह रहे हो तो आप अभी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्लास किस वजह से ले रहा हूं, ये सिखाने के लिए तो ले रहा हूं। अब मैंने आपको वही बताया ना, ये जो है ना, ये आरसी प्रैक्टिस बेस्ड है बेटा। क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज को? जितनी देर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं आएगा। गिव अप करने वाली चीज नहीं है। अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो तो आपको पहले धीरे धीरे चलना पड़ेगा, धीरे धीरे। हो सकता है एक दो बार आप गिर भी जाओ, बट छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस कहां से करें? अरे यार मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको 1000 बार ये चीज बता चुका हूं। क्या करूं बेटा, मैं खुद नहीं समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझ क्यों नहीं। कल भी मैंने आपको 4 सोर्स बताए, आज की क्लास में भी आप लोगों को 4 सोर्स बताए। पता नहीं तो आप लोग क्लास को ध्यान से नहीं देखते हो या मेरे को पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं। प्लीज कल की क्लास और आज की क्लास को स्टार्टिंग से देखिए, उसमें मैंने सब बताया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 1 मिनट लीजिए। पढ़ लिया? चलो अब ये पढ़ लो। ठीक है, हो गया। तो अब अगर आप इसको, अगर मैं इसको देखूं तो अनकॉन्शियस लिटरेचर, literary life is for the unhappy because if you are genius you must suffer the penalty, and if you are only talent then so many cares and worries incidents. So young authors you are no fantastic, मतलब बुक्स, ऑथर्स, लिटरेचर, है ना, कुछ इन चीजों के बारे में बात की जा रही है, क्रिटिक्स वगैरह की। क्योंकि बस आइडिया चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपका किसी और चीज पे ध्यान जाए और मेरा किसी और चीज पे ध्यान जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो सेंट्रल आइडिया वो सेम है
कि ऑथर्स के बारे में, बुक्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में, क्रिटिक्स के बारे में हमें थोड़ा आइडिया होता है। फर्स्ट लास्ट लाइन पढ़ना नहीं होता बेटा, बस एक बार ओवरव्यू देखना होता है, बीच बीच में से पढ़ना होता है फेयरली। अच्छा, यहाँ पर बुक्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, आराम से आराम से ऊपर की 2-3 लाइनें पढ़ो, 1-2 लाइनें छोड़ दो, फिर 2-3 लाइनें पढ़ो, फिर 1-2 लाइन छोड़ दो, फिर 2-3 लाइनें पढ़ो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्योंकि हमें पूरा नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ किस चीज के बारे में बोल रहा है, सेंट्रल आइडिया क्या है। उसके बाद तो हमें पूरा पैराग्राफ ही तो पढ़ना ही है ना, वो तो हमें पता चल ही जाएगा कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में बोल रहा है। फिलहाल हमें पहले ये पता करना है कि ये मेन क्या है, क्या कह रहा है। चलो अब पहला क्वेश्चन, परसेप्शन टुवर्ड पब्लिशर एंड क्रिटिक्स इन द अबव पैसेजेस। तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, परसेप्शन किसके बारे में बोला जा रहा है, परसेप्शन, परसेप्शन टुवर्ड्स द पब्लिशर। फर्स्ट क्वेश्चन है वो किसके बारे में बात कर रहा है, परसेप्शन टुवर्ड्स ऑथर्स एंड क्रिटिक्स। क्या ऑप्शंस हैं, दैट ऑफ स्कैथिंग अटैक, हमले करना, दैट ऑफ सिंपथी, दैट ऑफ जेनरोसिटी, दैट ऑफ सिनिज्म, निंदक, इस तरीके से। ऑथर नहीं था, पब्लिशर था ना, चलो पब्लिशर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यंग ऑथर एस्पायर टू, कि यंग ऑथर्स क्या एस्पायर करते हैं, क्या उनकी इच्छा होती है। इक्वेट देमसेल्फ टू एस्टेब्लिश्ड ऑथर्स, रिमेन कंटेंट इन देयर वर्क ओनली, अचीव ग्लोरी बाय देयर मेरिट, येट ऑलवेज इन हरी, और बिकम क्रिटिक्स सब्सिक्वेंटली। यंग ऑथर एस्पायर, क्या है दूसरा क्वेश्चन, यंग ऑथर एस्पायर्स, क्या एस्पायर करते हैं वो, क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लिटरेरी लाइफ इज अनहैप्पी बिकॉज, पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद ऑप्शंस पढ़ता हूं। लिटरेरी लाइफ इज अनहैप्पी, व्हाई, क्यों अनहैप्पी है। One has carried the load of being a genius, and while not being one, the genius can still remain a genius and be amidst misery in the face of adversity. Talent brings pseudo happiness, or there is a constant desire to outshine others. चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, to the effective way to tackling criticism is, effective way to tackle criticism है ना, टैकल क्रिटिसिज्म, की क्रिटिसिज्म को आप किस तरीके से टैकल करोगे। चौथा क्वेश्चन इसके बारे में बोल रहा है, हाउ टू टैकल द क्रिटिसिज्म, आप ऐसा बोल सकते हो। टू डिफेंड वन सेल्फ थ्रू प्रिंट मीडिया, अपने आप को प्रिंट मीडिया के थ्रू बचाना। टू बी वोकल अबाउट वंस क्राफ्ट, टू बिकम अ क्रिटिक्स ऑफ वंस ओन आर्ट एंड स्टार्ट एनालिसिसिंग इट्स मेरिट, और टू बी ग्रेसफुल ग्लूड टू द आर्टिस्टिक एक्सरसाइज। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सपीरियंस एंड एज ऑफ एन ऑथर, किसके बारे में बोला जा रहा है, एक्सपीरियंस एंड एज ऑफ एन ऑथर, कि उससे ऑथर की एज और एक्सपीरियंस से क्या होता है। ऑप्शंस को भी देख लेते हैं फटाफट। मेक्स द ऑथर स्टॉइक टू क्रिटिसिज्म, makes the author angry and lovely,
टर्न द ऑथर टू अ बफन, ड्राइव द ऑथर टू साइनिज्म, निंदक। ठीक है जी, बात समझ में? यही स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। हमारा आधा काम यहां पर हो चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, और जहां जहां पर हमें जो जो चीजें मिल रही हैं, जो जो चीजें ऑप्शंस हमें नजर आ रही हैं, हमें उन ऑप्शंस को क्या करना है, ढूंढना है और आंसर करने की कोशिश करनी है। अब यहां पर एक और चीज आप मान के चलो, एक सेकंड, अच्छा आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर आज इलेक्शन का रिजल्ट है और यहाँ पे बिजली काट रखी है सुबह से। मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस हार जाएगी, इस वजह से बिजली काट दी आज कि ये लोग टीवी ना देख पाए। सुबह से लाइट ही नहीं है यहाँ पे। मतलब पता नहीं किसने किया है, बट सुबह से पावर कट लग रखा है यहाँ पे। हाँ, वो एक्चुअली मेरे पापा वो नीचे बैठे हुए हैं ना, वो लैपटॉप पे देख रहे हैं सारा लगातार, तो उसकी अपडेट भेज रहे थे कि यहाँ पर आप शायद जीत जाएगा पंजाब में आप। यूपी में तो बीजेपी ही आएगी, यूपी में तो मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी का कोई चांस है। पंजाब में आप आ जाएगी, यूपी में तो बीजेपी ही दिखा रहा है, जो ओपिनियन पोल वगैरह दिखा रहा है। बाकी के स्टेट्स के बारे में पता नहीं, चलो छोड़ो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं हम पैराग्राफ को पढ़ना। चलो Unquestionably, a literary life is for the most part an unhappy life, because if you have genius, you must suffer the penalty of a genius, and if you only talent, there is so many cares and worries in see. अब ये पहले ही किसी क्वेश्चन का आंसर था, ये पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर था, बट एक ऐसा था ना कि जो लिटरेरी लाइफ है वो अनहैप्पी है, था ना, एक लिटरेरी लाइफ है वो अनहैप्पी है, तो वो क्यों अनहैप्पी है उसके बारे में बोला गया। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ता हूं। Unquestionable, a literary life is for the most part an unhappy life, because if you have genius, you must suffer the penalty of genius, and if you only talent, there are so many cares and worries incidental to circumstances of men's of letter as to make life exceeding miserable. Beside the pangs of composition and the continuous disappointments which a true artist feel at the inability to reveal himself, there is the ever recurring difficulty of gaining the public ear. तो एक क्वेश्चन था ऐसा, ये था। अब इसमें आपको कौन सा आंसर सही लगता है? वन हैज कैरी अ लोड ऑफ बीइंग जीनियस while not being one. The genius can still remain a genius and with amidst misery in the face of adversity. Talent brings pseudo happiness. There is constant desire to outshine others. मतलब इसमें से मुझे और कोई ऑप्शंस तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखो लास्ट दूसरी और तीसरी का तो कोई उसने कुछ ऐसा बोला नहीं है ना, सॉरी तीसरा तो चौथा, कि कांस्टेंट डिजायर टू, दूसरों को नीचे गिराने की बात नहीं हो रही, या फिर स्यूडो हैप्पीनेस नहीं आती, यही बेस्ट है। जीनियस कैन स्टिल रिमेन अ जीनियस मिस्टी इन द फेस, मतलब जीनियस होने के बावजूद भी वो यही बोल रहे हैं ना कि आप मिजरी, स्यूडो का मतलब होता है ना, जैसे आप जैसे स्यूडो नेम रखे होते हैं, बेसिकली लिटरेरी वर्ड है ये। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने ओरिजिनल नाम से काम नहीं करते हैं, जैसे रैपर्स होते हैं, है ना, वो अपने ओरिजिनल नाम से नहीं आते हैं। जैसे सारे रैपर्स हैं, उनके अपने नाम तो कुछ और हैं, तो वो नकली नाम से आते हैं। ठीक है, ये स्यूडो ने वो एंजल प्रिया, एंजल जूही, एंजल कनिका, वो यूट्यूब पे फेसबुक पे होता था ना पुराने टाइम पे, मतलब जब शुरू हुए था, तो वो वाली, वो एंजल प्रिया, ये वही वो स्यूडो नेम ही, उसी को स्यूडो नेम बोला जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, पहले ही लाइन में मिल गया। चलिए, सबसे ज्यादा एंजल प्रिया फेमस हुई थी, है ना, सबसे ज्यादा। चलिए, तो यहां पर हो गया हमारा। अब देखो यहां यंग राइटर्स के बारे में भी बात हो रही थी। यंग राइटर्स आर buoyed up by the hope and the belief that they have only to throw that poem at the world's feet to get back in return the laurel crown, that they have only to push a new light in the literature.
You can never convince a young author that the editor of magazine and the publisher of book are practical body of a man who are by no means fantastically anxious about placing the best literature before the public. That for the most part they are mere brokers who conduct their business on the hardest lines of profit and loss account. यहां पर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नजर आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे यहां पर नजर आ रहा है. इक्वेट देमसेल्फ टू एस्टेब्लिश्ड ऑथर, इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं गया था. रिमेन कंटेंट देयर, ये भी नहीं था. बिकम क्रिटिकल, ये भी नहीं था. यही था, बाय मेरिट्स बट ऑलवेज इन हरी, मतलब फटाफट से ही हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं. वी वांट टू अचीव, वही चीज के बारे में बोला जा रहा था. फी टू गेट बैक इन रिटर्न द लॉरेल क्राउन, कि फटाफट से वो सर पे रखने वाला क्राउन. दैट दे हैव ओनली टू पुश अ न्यू लाइट इन द लिटरेचर. समझ रहे हो ना, जल्दी जल्दी मतलब वो क्या करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, है ना. जैसे बोला ना कि आपको जिन लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है ना, उनके अंदर ईगो आ जाती है. और जिन बंदों को धीरे धीरे सक्सेस मिलती है, एफर्ट्स के साथ सक्सेस मिलती है, वो लंबे समय तक रहती है. क्योंकि जो बंदा जितनी जल्दी ऊपर जाता है वो उतनी जल्दी नीचे भी गिर जाता है. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. आजकल ये जो सोशल मीडिया सनसनीज होते हैं ना, जो कुछ देर के लिए एकदम से, जैसे अभी कच्चा बादाम वाला सॉन्ग चल रहा है, वो बंदा था, वो सड़क पे सामान बेच रहा था. अब आज के टाइम पे वो पूरा नंबर 1 पे है. यस और नो, उसका गाना भी निकाल दिया कच्चा बादाम. लेकिन आज से 10, 15, 20 दिन के बाद उसको कोई याद नहीं रखेगा. रानू मंडल किसको याद है? किसी को याद नहीं है. वो एक दूसरा था, वो बचपन का प्यार, वो किसको याद है? वो किसी को भी याद नहीं है. क्योंकि ये लोग अपने टैलेंट के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, एक वो जो हसलिंग जिसको बोलते हैं, उसके दम पे नहीं आए हैं. ये बस एक रात तो रात स्टार बन गए और रातों रात बाहर चले. बाबा का ढाबा किसको याद है? किसी को भी नहीं. समझ रहे हो ना. तो इस वजह से ये जो ट्रेंड वाली चीजें होती है ना, ये जितनी जल्दी आती हैं उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती हैं. तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना. तो चलिए, तो ये हो गया. You have to run. Gone is the critics. When you are a little older, you will find the criticism is not more. ये देखो, यहां पर ये अब डायरेक्ट ना हो गए कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है. When you are little older, क्वेश्चन था ना एक ऐसा ही कि एज और एक्सपीरियंस से क्या मिलता है. समझ रहे हो ना. अब देखो, ये डायरेक्ट नहीं है. अब कुछ लोग डायरेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं. ये डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है. अब ये थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है. क्या घुमा के लिखा हुआ है? When you are little older, you will find the criticism is not that much serious than the byplay of clown in the circus when they beat around the ring the victim with bladder stung at the end of long course. एक ऐसा ही क्वेश्चन था कि एज और मेच्योरिटी के साथ क्या हो जाता है. एक्सपीरियंस मेक्स द ऑथर स्ट्राइक टू क्रिटिसिज्म, मेक्स द ऑथर एंग्री, टर्न द ऑथर टू बफून, ड्राइव द ऑथर फॉर सेरेसम. तो क्या है इसमें? मेक्स द ऑथर स्टॉइक, मतलब आलोचना से रूबरू करवाता. उसे लगता है कि ये कोई इट इज अ नॉर्मल थिंग. ये एक नॉर्मल थिंग, मतलब ये यहां पर भी नहीं, आप पर्सनल लाइफ में भी ये चीज देखते हो. यस और नो. हमें पर्सनल लाइफ में भी ये चीज देखने को मिलती है. जैसे ही कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होता है तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं. आधे से ज्यादा तो उसके कॉम्पिटिटर ही होते हैं. समझ रहे हो ना. आपके बारे में वही बंदा बोलेगा जो आपसे नीचे है. याद रखिए हमेशा. तो अगर आपको अपने बारे में कुछ सुनने को मिलता है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो लोग इनसिक्योर हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो आपके लेवल पर नहीं आ पा रहे. यस और नो. मतलब एक सिंपल सी बात है, कोई बंदा इसको नीचे क्यों खींचेगा? क्योंकि वो खुद यहां पर नहीं पहुंच पा रहा है ना. अब भाई इसको, उसने सोचा कि यार ये इसके लेवल तक तो मैं जा नहीं पा रहा हूं, चलो इसकी टांग खींच लेता हूं, शायद ये नीचे गिर जाए, है ना. बट लाइफ में एक बात और भी याद रखिए, मैंने बहुत सारी लाइनें पढ़ी हैं और मैं हमेशा आपके साथ शेयर भी करता हूं.
दो तीन चीजें याद रखिए, अपनी लाइफ में काफी काम आएंगी। जो आपको पीछे खींच रहा है वो ऑलरेडी आपसे पीछे है, याद रखिए। जो भी बंदा आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है वो आपसे ऑलरेडी पीछे है, और जो बंदा आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है वो ऑलरेडी गिरा हुआ है। बस इतनी सी बात याद रखिए अपनी लाइफ में, मजा आएगा जिंदगी जीने में। बस इतना ही तो काम करना है। ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, मतलब इसके बोनस मार्क्स मिले थे। ये फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन था, ये जो फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, ठीक है। इसके सबको मार्क्स मिले थे। ये क्वेश्चन गलत है, मतलब इसका आंसर ऑप्शन सही नहीं है। लेखक को भैंस में बदल देता है वो फोन। देखो मैंने वही बताया ना, जो गूगल ट्रांसलेटर है ना वो कुछ का कुछ बना देता है, तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। भैंस बना देता मतलब कुछ भी, भैंस। चलो, at a time comes in the life of every author when he regard critics as comical rather than formidable and goes his way unheeding, but there are sensitivity souls that yield under the chastisement and perhaps after suffering much silent torture abandon the profession of the pen forever. इसमें भी हमारा एक आंसर था, कौन सा रह गया? अब ये वाला आपका है ना, एक तो पहले वाला ही हो गया, परसेप्शन टुवर्ड पब्लिशर एंड क्रिटिक्स इन द अबव पैसेजेस। सारा क्रिटिसिज्म के बारे में ही बात की जा रही है, ठीक है। पहला तो इसमें क्रिटिसिज्म के बारे में बात की जा रही है, निंदा का कि क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बार बार हर चीज को क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। मतलब ये वर्ड ही इतनी बार आ गया कि ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। चाहे ये आप मान के चलो क्रिटिसिज्म, मोनाली इट इज लाइक क्रिटिसिज्म। देखो अब ये चीज मैं आपको बताने लगा हूं, जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, एक ये तरीका आप लोग याद रखिए, जब भी पेपर में आपको कुछ इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा ना तो उसको आप हिंदी में पढ़ो, समझ रहे हो ना, क्योंकि इतने तो हम एक्सपर्ट नहीं है कि हमें हर चीज का इंग्लिश का मीनिंग पता हो। तो इसी वजह से आपका जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, कि अगर कोई चीज आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो आप उसको कन्वर्ट करके हिंदी में पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसका आंसर आसानी से बन जाएगा, ठीक है जी। जैसे यहां पर ये देखो, इसका मतलब क्या है? निंदक, हिंदी। तो आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। इससे भी आपके एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन रह गया हमारा, आई थिंक ये रह गया ना, चौथा रह गया। द इफेक्टिव वे टू टैकल क्रिटिसिज्म इज, कि हम क्रिटिसिज्म को कैसे टैकल कर सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ये यहां पर आया हुआ था, ये देखो ये वाला, ये जो पहली लाइन है ना इसके अंदर लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म के बारे में। कैसे हैंडल करेंगे क्रिटिसिज्म को, हाउ यू विल हैंडल द क्रिटिसिज्म। टू डिफेंड वन सेल्फ थ्रू प्रिंट मीडिया, इसके बारे में तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं था। टू बी वोकल अबाउट वंस क्राफ्ट, टू बी ग्रेसफुली ग्लू टू द आर्टिस्टिक एक्सरसाइज, क्रियात्मक व्यायाम को सुशोभित होना, मतलब अपने काम से काम रखना आपको क्रिटिसिज्म से बचाता है। बट इसके अंदर ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो आप लोगों को भी मतलब इससे सीखने वाली है। जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आफ्टर सफरिंग मच टॉर्चर अबंडन द प्रोफेशन ऑफ द पेन फॉर एवर, कि कुछ लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म को इतना सीरियसली ले लेते हैं वो लिखना ही छोड़ देते हैं। तो अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो ना, कोई भी काम कर रहे हो, आपको क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ेगा, लोग आपके बारे में बोलेंगे ही। तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो गिव अप कर दोगे या फिर नहीं करोगे।
अगर तो आपने गिव अप कर दिया तो इसका मतलब वो आपका कभी पैशन प्रोफेशन था ही नहीं। बट अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो इसका मतलब आप एक्चुअली उस चीज के लिए बने हो, आप एक्चुअली उस चीज में आगे जाना चाहते। कीप गोइंग, यस, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, राइट। तो ये था आप लोगों का आरसी का पोर्शन। हमने 2 से 3 आरसी किए हैं और एक ही अप्रोच से किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अब आरसी का एक्चुअली कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार, अगर हम आरसी को मेहनत करेंगे, डेली बेसिस पे एक दो आरसी अभी से लगाने शुरू करेंगे तो 5, 7, 10 दिन के अंदर हम आरसी पे अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया। नवनीत, वो अगली क्लास 11 बजे क्लास है ना पीपल और इन्वायरमेंट की, उसमें पूछ लीजिएगा। कल से आपका एवरेज वाला कोर्स शुरू हो जाएगा। कल से आप मैथ शुरू हो जाएगा, एवरेज, परसेंटेज और रेशो। मतलब इसी कोर्स में डीआईवी होने वाला है ना, तो वो कल 11 बजे से शुरू हो जाएगा। अभी 11 बजे आपकी पीपल और इन्वायरमेंट की क्लास, ठीक है जी। तो अब आरसी हो चुका है, आरसी मैंने कवर करवा दिया है। बी श्योर कि अब आरसी की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व एज मैनी एज आरसी। जितने ज्यादा आरसी आप सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा आप आरसी की प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी, हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। मिलते हैं 11 में, हाँ हाँ, यहीं पर दूसरे कोर्स के अंदर। बाय, टेक केयर।